हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर का नहीं देखा, आप जाके देख लेना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इजी से लेके हार्ड तक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब तरीके के भाई। जो अभी सैंपल पेपर आया लेटेस्ट यूएससी का, उसका क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। भाई सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कैसा होगा भैया, सॉलिड होगा। आगे क्या लिखा है, इन विच सॉल्यूट इज इन गैस फेज। ठीक है जी, सॉल्यूट तुम्हारा कैसा हो, गैस हो। तो भैया जब वन शॉट लेक्चर मैंने लिया था सॉल्यूशन चैप्टर का, तो मैंने बताया था एनसीईआरटी में जो वो टेबल है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, उसके एग्जांपल्स आप ध्यान रखना, उससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन है ये भाई। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, सॉल्यूट तुम्हारा गैस हो, सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड हो। इसका एग्जांपल्स मैंने क्या बताया था भैया, एग्जांपल था हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल। देखो इसमें कहीं दिया गया, ये देखो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो गैस है, पैलेडियम आपका मेटल है, यही करेक्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलैलिटी कितना होता है बताओ जी। ये एक बीकर है, इसमें ये भरा हुआ है भाई, ये तो पानी है भाई, ये तो वाटर है। मान लो 100 ग्राम्स है, इसमें सॉल्यूट तो है ही नहीं, इसका मोलैलिटी कितना हो जाएगा। मैंने कहा अभी बताते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ओके सर, अब यहां पर देखो सॉल्यूट का कोई मास है ही नहीं भाई, जो सॉल्यूशन है पूरा, जो सॉल्वेंट है वही सॉल्यूशन है वही सॉल्यूट है वही सॉल्वेंट है, इसमें कुछ है ही नहीं अलग से। ओके सर, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो भाई। मास ऑफ सॉल्यूट है ना, 100 ग्राम्स मान लिया हमने पूरा पानी का मास, तो यही तुम्हारा सॉल्यूट है मान लो। तो यहाँ पर 100 ग्राम्स मान लो इसको, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट है ही नहीं कुछ भाई, यहाँ तो जो भी है पानी है भाई, है ना। तो यहाँ पे वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल इनटू 1000 और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। भैया सॉल्वेंट भी सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, वो तो नहीं है मास, तो इसका भी हमने लिख दिया कितना, 100 ग्राम्स। ठीक है सर, ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना सर, 1000 अपॉन में 18 डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 55.5। मोलैलिटी निकाली ना, मोलल। सही आंसर इसका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा 55.5। समझ आ रहा ना, वन शॉट नहीं देखा तो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन भाई बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 184 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भैया, इथाइल एल्कोहल को वाटर में मिक्स किया गया है। पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल टू वाटर। भैया मोल फ्रैक्शन निकालो वाटर का और एल्कोहल का, उनका रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल टू वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आगे सैंपल पेपर आया ना जो अभी सीबीएसई का लेटेस्ट, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन था, अभी जस्ट आगे है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सब्सक्राइब कर लेना आप की पढ़ाई को नहीं किया तो। ठीक है जी, देखो जी, एक आपके पास है इथाइल ग्लाइकोल, इसका एग्जांपल होता इसका फॉर्मूला होता है भाई C2H5OH। इथाइल एल्कोहल का मास कितना दिया गया सर, 184 ग्राम, और क्या दिया गया, 72 ग्राम ऑफ वाटर। तुम्हारा H2O भी है, H2O का मास कितना दिया गया भाई, 72 ग्राम दिया गया है। पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल टू वाटर, यानी कि हमको पूछा गया भाई यहां पर निकालो तुम क्या, तुम निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इथाइल ग्लाइकोहल यानी कि C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकालो, अपॉन में लिखो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इनका रेशियो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, एक चीज और करो, मेरी बात मान लो, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, हमको मोलर मास की और जरूरत पड़ेगी। तो ये जो C2H5 है ना, इसका भैया मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास निकाल लो भाई। देखो 2 कार्बन है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं H5 और ये एक H, 6 हाइड्रोजन है यानी कि 6 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहां से मोलर मास आ जाएगा, ऐड करोगे आप 46 ग्राम पर मोल। ओके सर, तो C2H5OH का मोलर मास कितना होता है, 46 ग्राम पर मोल। और आपका जो वाटर है इसका तो पता ही है मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। निकाल लेना, नहीं तो याद कर लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए जी मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, ऐसी क्या बात है।
ओके तो हमने लिखा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा भाई, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस दूसरा कंपोनेंट आपका वाटर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और इसको भैया अपॉन में लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। यहाँ तो सर नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए होंगे हमें, मैंने कहा बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स तो भैया निकालने पड़ेंगे, निकाल लेंगे, ऐसी क्या बात है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लेते। क्या फॉर्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा सही, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भैया, गिवन मास कितना है, गिवन मास 184 ग्राम है, तो लिख दो 184 ग्राम मास हमको दिया गया था इथाइल अल्कोहल का, अपॉन में मोलर मास इसका कितना है 46 ग्राम पर मोल। लो जी डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे कितने 4 मोल। बहुत बढ़िया, ऐसे तुम निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है भैया 72 ग्राम और मोलर मास होता है वाटर का कितना 18, ये भी भैया 4 मोल आ गए। यानी कि क्वेश्चन में जो एथाइल अल्कोहल एंड वाटर दिया गया था दोनों के ही 4 मोल्स हैं। पुट कर दो अब यहां पर जो भी ये फॉर्मूला लिखा था कर दो पुट भैया बड़े प्यार से, ठीक है भैया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH यानी कि 4 अपॉन में हो जाएगा 4 + 4, वैल्यू पुट कर रहे कुछ नहीं कर रहे, जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 4 आए दोनों। हाँ जी सर 4 अपॉन में 4 + 4 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, क्या हो जाएगा भैया 4 × 8 अपॉन में 4 × 8, 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना 1/1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रेशियो क्या आ गया 1:1 है कहीं इसमें 1:1, सी ऑप्शन ये रहा भाई 1:1। इस तरीके के क्वेश्चन रेशियो वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन है, तो भैया हमें पता है मोलैरिटी जो है, ये मोलैरिटी ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मोलैरिटी देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहला वाला ऑप्शन है मोलैरिटी, मैंने कहा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ये सही हो सकता है। दूसरा मोलैरिटी नहीं, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये तो गलत ऑप्शन है। सी मोल फ्रैक्शन, मैंने कहा ये भी, यानी कि पहला वाला और ये थर्ड वाला A एंड C ये दोनों सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड C। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. Okay, the molarity of the resultant solution। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 सीधा सा एक फॉर्मूला लगेगा। क्या दिया है अपन को, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि 4 लीटर अपन को वॉल्यूम दिया गया है, ये अपन को मोलैरिटी दी गई है 0.02 मोलर एक एक्वा सॉल्यूशन NaCl की। लिख लेते हैं, हमको दिया गया वॉल्यूम V1 मान लेते हैं कितना 4 लीटर, और क्या दिया गया मोलैरिटी दी गई है M1 मान लेते हैं कितनी 0.02 मोलर। ओके अब आगे क्या लिखा है, वॉज डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट कर दिया गया। भाई डाइल्यूशन मैंने पढ़ाया था ना, डाइल्यूट कर दिया यानी कि उसमें पानी डाल दिया और ज्यादा। हाँ, तो इसको डाइल्यूट कर दिया गया कैसे, वाई एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इसमें 1 लीटर वाटर और ज्यादा डाल दिया गया। क्यों डाल दिया, क्योंकि हमको डाइल्यूट करना था, ठीक है। अब पूछा क्या है, द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सॉल्यूशन था ना स्टार्टिंग में, इसमें तुमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो वॉल्यूम अब कितना हो गया होगा, तो B2 कितना हो जाएगा, 4 तो ऑलरेडी था, 1 लीटर और पानी डाल दिया 1 हो जाएगा। कितना हो गया B2 सर, ये तो 5 लीटर हो गया। और M2 पूछा गया है भैया, मोलैरिटी बदल जाएगी ना, वॉल्यूम बदल गया, हाँ तो M2 बताओ कितनी होगी, बताओ भाई, याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था भाई डाइल्यूशन में मैंने बताया था आपको कि भाई जब भी डाइल्यूशन हो तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, M1B1 इक्वल टू होता है M2B2। हमको क्या निकालना है, M2 निकालना है, M2 को इधर साइड रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, M2 इक्वल टू हो जाएगा M1B1 अपॉन में B2। वैल्यू पुट कर दो, M1 की कितनी है भैया 0.02 है, B1 कितना है भैया 4 लीटर है, अपॉन में कौन था B2 कितना है भाई 5 लीटर है। ऊपर से पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, इसको कट कर दो, कैसे कट कर दो, 2 से कट कर दो, 2 0 आएंगे ना नीचे, या इसको कट कर दो भैया,
2 2 जा 4, ओके 2 5 जा 10 0, फिर से 2 से कट कर 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आएगा तुम्हारा 2 अपॉन में 125। 2 को भैया डिवाइड कर दो 125 से, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.016। क्या बात है, मोलैरिटी निकाली तो यूनिट भी लिख देना आगे, मोलर। बाकी अपन को तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला 0.016। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 6th वाला, इंपॉर्टेंट है भैया, 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये जो अभी हमने किया सॉल्व, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, लिखा है 1 मोल ऑफ लिक्विड ए। देखो 2 लिक्विड है यहाँ पर, समझ लो बात को, एक तुम्हारा है लिक्विड ए और एक तुम्हारा लिक्विड है बी, जो क्वेश्चन में दिया गया है। 2 लिक्विड है, मैंने कहा ठीक है, क्या दिया है 1 मोल ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए के मोल्स दिए गए, कितना मोल है भैया 1 मोल, और क्या लिखा गया 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी के कितने मोल्स है भैया 2 मोल्स हैं, बहुत बढ़िया। मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 40 टोर, ये टोटल वेपर प्रेशर अपन को क्वेश्चन में दिया गया है, इन दोनों को मिला के कितना 40 टोर। ओके सर, हाँ हाँ बिल्कुल। आगे क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी आर 45 टोर एंड 30 टोर, यानी कि ये जो लिक्विड ए है जब ये प्योर स्टेट में है उसका वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि पी नॉट ए दिया गया अपन को कितना 45 टोर, और बी का भी दिया गया, जब बी भैया प्योर स्टेट में था तब इसका वेपर प्रेशर कितना था, यानी कि पी नॉट बी का वैल्यू दिया गया 30 टोर। ठीक है, पूछा क्या गया है आगे, पूछा ये गया है हमसे द अबव सॉल्यूशन इज, पहला आइडियल सॉल्यूशन है क्या, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो, यानी कि वही ये दोनों जो लिक्विड है इनको मिलाया गया तो भैया ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं या फिर नॉन आइडियल कर रहे हैं। अगर नॉन आइडियल कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, हमें बताओ भाई कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे। 2 लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, 2 लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, वेपर प्रेशर वगैरह उनको दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, हाँ कहाँ, रॉल्स लॉ है ना, जब भी 2 लिक्विड को मिलाया जाएगा वहां पर रॉल्स लॉ आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे बड़े प्यार से, हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब हम ये करेंगे कि भैया ये जो हम अपन लोगों को दिया गया है पूरा, कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है भाई, ये 40 टोर दिया गया है, हम रॉल्स लॉ से कैलकुलेट करके देखेंगे वेपर प्रेशर, है ना। अगर इक्वल आ गया फिर तो बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आया तो फिर देखेंगे ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। आइए जी सॉल्व करते इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2023 में तो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ क्या कहता है भाई, रॉल्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा भैया, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बिल्कुल, अगर ऐसे ही तुमको निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी तो ये आएगा तुम्हारा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही था ना रॉल्स लॉ, हाँ या ना, हाँ या ना, यही था ना भाई, यस सर यही था। मैंने कहा देखो पी नॉट ए ये वैल्यू हमको गिवन है, देखो 45 टोर, मोल फ्रैक्शन ऑफ है भैया ये नहीं पता, ऐसे यहाँ पर पी नॉट बी की वैल्यू तो गिवन है 30 टोर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं पता तो निकाल लेंगे, नहीं गिवन है तो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। मैंने कहा निकालो निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए के कितने मोल्स है 1 मोल है, अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 का सॉल्यूशन है लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का, यानी कि 1 मोल प्लस 2 मोल, 1 प्लस 2 यही होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आगे 1 अपॉन में 3, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के कितने मोल्स गिवन है क्वेश्चन में 2 मोल्स गिवन है, लो जी भाई, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 मोल्स लिक्विड बी के 1 मोल लिक्विड ए के ऐड कर दो, 1 प्लस 2 ये कितना आ गया भैया 2/3, वैल्यू को पुट कर दो भैया रॉल्स लॉ में, समझ में आ जाएगा भी हम ऐसा क्यों कर रहे है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 45 टोर है, लो जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है भाई 1 अपॉन में 3 है, तो 45 को 3 से डिवाइड कर दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए तुम्हारा आ जाएगा कितना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारा 15 टोर, 3 से कट जाएगा ये ना, 3 बन जा 3 1 कैरी 3 5 जा 15। हाँ ऐसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी 30 टोर है, तो 30 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 2/3 है, पुट कर दो 2/3 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना आ गया 20 टोर। क्या बात बोली, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ गया एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
बी आ गया। अब दोनों ही केसेस में तुम एक चीज देख पाओगे भाई, जब लिक्विड ए तुम्हारा प्योर स्टेट में है, जरा बात को समझिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा जो अभी तक पढ़ा है भाई। हाँ, बंसोट लेक्चर ने देखा होगा, वो समझ गए होंगे। देखो, जब तुम्हारा ए प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर कितना है 45 टॉर, लेकिन सॉल्यूशन में इसका कितना है पार्शियल वेपर प्रेशर 15 टॉर। ओके, ऐसी बी का देखो यहां पर कितना है 30 टॉर है प्योर स्टेट में, जब प्योर स्टेट में है लिक्विड बी, लेकिन यहां पर कितना है 20 टॉर, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर कम मिल रहा है। अपन को क्वेश्चन में गिवन था टोटल वेपर प्रेशर, जब इन दोनों को मिलाएगा तो इतना होना चाहिए, कितना 40 टॉर। ओके, टोटल वेपर प्रेशर क्वेश्चन में भैया 40 टॉर दिया गया है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पीटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी कि 15 प्लस 20, ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 20 प्लस 15, ये हो गया तुम्हारा 35 टॉर। अब भैया हमने कहा, हमने जो रॉल्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेजर किया वो आया भैया 35 टॉर, ये हमने कैलकुलेट किया रॉल्स लॉ की मदद से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, टोटल वेपर प्रेशर 40 टॉर है, बट रॉल्स लॉ से भैया कम आ रहा है। ओके 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 ओके, ऑब्जर्व्ड जो हो रहा है अपन को वेपर प्रेशर वो 40 टॉर है, हाँ, लेकिन रॉल्स लॉ से जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये वेपर प्रेशर कम आ रहा। अब याद करो भैया, ये आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता भाई, आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नॉन आइडियल में बताओ पॉजिटिव डेविएशन हो गया फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। तो याद कर लो भाई, याद कर लो किसमें ऐसी कंडीशन बनती थी कि हम रॉल्स लॉ से जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेजर करते थे वो कम आता था। वो कंडीशन याद करो जरा, कुछ ऐसी कंडीशन थी क्या, पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि ये रॉल्स लॉ से जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वेपर प्रेशर ये कम आ रहा था, और यहाँ पे जो ऑब्जर्व हो रहा था ये वेपर प्रेशर ज्यादा था। ये किसमें कंडीशन बनती थी इस तरीके की, ऑब्वियसली भैया नेगेटिव डेविएशन में बनती थी, जहां पर रॉल्स लॉ से जो हम वेपर प्रेशर मेजर करते थे सॉल्यूशन का वो कम आता था। और अगर यहाँ पे ज्यादा आता, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना रॉल्स लॉ से, अगर ये ज्यादा आता तो हम बोल देते पॉजिटिव डेविएशन, बट ये कम आ रहा है तो हम कैसे बोल देंगे, कैसा होगा ये भैया, नेगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो यहाँ पे कहां लिखा है, इज एन आइडियल सॉल्यूशन, नहीं आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है, सोर्स पॉजिटिव डेविएशन नहीं, सोर्स नेगेटिव डेविएशन, ये वाला सही हो जाएगा, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत वैल्यूज वगैरह चेंज करके इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, देखो मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है, मोलैरिटी ठीक है। तो यार देखो हम लोग जानते हैं क्या, जो हमारी मोलैरिटी होती है ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी पर कोई भी टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता, बट जो मोलैरिटी है आपकी, मोलैरिटी ये तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि यहां पे दिया गया क्वेश्चन में कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने सॉल्यूशन का, टेम्परेचर को बढ़ाने से मोलैरिटी तुम्हारी कम हो जाएगी। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मोलैरिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ता, मोलैरिटी तुम्हारी कम हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, डिक्रीज इन मोलैरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है, कोई बीकर ए है उसमें भैया पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, पानी वगैरह होगा और उसमें ए भी मिक्स है, तो ए का ये पूरा सॉल्यूशन है। क्या बोला जा रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस, यानी कोई ए का प्रेसिपिटेट बनना है सॉल्यूशन में, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड, मतलब तुमने थोड़ा सा और ए डाला तो इसका प्रेसिपिटेट बनना है उसमें, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें एक चीज तो समझ में आ रही, ए जो है इसमें पूरी तरीके से मिक्स तो नहीं हो रहा यार, प्रेसिपिटेट क्यों बनना है, मिक्स हो जाना चाहिए था ना, मतलब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, कैसा है, सैचुरेटेड है, लेकिन क्योंकि ए का प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। तो इस तरीके का क्वेश्चन खास ध्यान रखना भैया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, कैसा होगा सॉल्यूशन तुम्हारा, सुपर सैचुरेटेड होगा भाई। ठीक है, पढ़ाया था मैंने वन शॉट लेक्चर में, देखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। भाई किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे
प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता उस पे, सॉल्युबिलिटी पर। क्यों नहीं पड़ता? अरे यार सीधी सी बात है, जो तुम्हारा सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, इसमें तुम प्रेशर लगाओगे ऊपर से, तो भाई क्या कुछ इस पे असर पड़ेगा? प्रेशर से नहीं पड़ेगा। गैसेस पे असर पड़ता है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। तो इसका मैंने रीजन आपको बताया था वन शॉट लेक्चर में, है ना। प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, रीजन इज सिंपल, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होते हैं भाई, प्रेशर से दबेंगे नहीं, प्रेशर से दबेंगे नहीं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैस को तुम लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तो डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज इट इज सॉल्यूशन इज एंड। हाँ भाई ये तो पता ही है, किसी गैस को तुमने लिक्विड में मिक्स किया, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती है लिक्विड में। क्यों कम हो जाती है? ऑब्वियसली मैंने बताया था, क्या, जब तुम्हारी गैस लिक्विड में मिक्स होती है तो वो कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक होती है। और बताया था ना भाई, कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां पर अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? तुम्हारी कम हो जाएगी, है ना। हाँ एक चीज और, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक के साथ साथ रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, तभी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना। रिवर्सिबल तो होनी चाहिए, इरिवर्सिबल होगी तो फिर कम कैसे होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में पूछा गया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर में था। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, देखो क्या है ये। ऑन मिक्सिंग 20 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन विद 30 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml से कम होगा या फिर 50 ml के इक्वल ही होगा? तो ये कुछ भैया ऑप्शन से बताओ जी। अब यहां पर जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे वो कहेंगे अच्छा 20 ml दिया गया है, कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर। मैं कह रहा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ही 2 वर्ड दिख गए तुम्हें, एक मिल गया तुम्हें एसीटोन और एक मिल गया तुम्हें क्लोरोफॉर्म, रिवीजन तुम अच्छे से करके जाओगे, तुरंत दिमाग में आ जाएगा यार कुछ तो, यार ये तो हमने कहीं जब रॉल्स लॉ पढ़ा था तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कहीं पे एक एग्जांपल था, हर्षित भैया ने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है या फिर नॉन आइडियल? क्या करता है बताओ? है क्या करता है भाई? है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, कैसा सॉल्यूशन होता है भाई, है ना। ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है रोल्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था, ये एग्जांपल्स आप जरूर ध्यान रखना भाई साहब। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म उसमें था जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था। नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या हो रहा था? जो वॉल्यूम था तुम्हारा डेल्टा वी, क्या आ रहा था उसमें? नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आ रहा था डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा था। नेगेटिव डेविएशन में बताया था ना कि वॉल्यूम तुमको कम मिलेगा। तो यहां पे 20 ml एसीटोन है और 30 ml क्लोरोफॉर्म है, तो तुम्हारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इस केस में, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, वो भैया 50 ml से कम होगा, 50 ml नहीं होगा, 50 ml से कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पहला क्या है? लेस देन 50 ml, दूसरा 50 ml नहीं होगा, लेस देन 50 ml, ए वाला ही सही है। तो कॉन्सेप्ट भैया जितना ज्यादा हो सके चीजें याद रखो, प्रैक्टिस करके रखो, कहीं भी वो चीज दिख जाए तुरंत याद आ जाए, कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था, यहां पे लग सकता है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन तुम मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में तो भाई तुम्हें देखने को बड़े प्यार से मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा गया है? इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिचा टुक 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एन अननोन बॉक्स। भैया एक कोई 5 ग्राम सॉल्यूट ले लिया रिचा ने, किसी भी बॉक्स से देखा ही नहीं भाई, क्या है नहीं पता। ठीक है, और 5 ग्राम है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 5 ग्राम। आगे क्या लिखा है? एंड प्रीपेयर्ड एट 0.25 कैपिटल एम है, यानी कि मोलर बेसिक सॉल्यूशन। इतना मोलरिटी दे दिया गया, उसने सॉल्यूशन बना दिया इस सॉल्यूट का यूज करके, और उस सॉल्यूशन का अपन को मोलरिटी दे दिया गया कितना? 0.25 मोलर। ओके, और क्या दिया है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज 500 ml, यानी कि सॉल्यूशन जो इसने बना दिया वो है 500 ml। बट ये नहीं पता कि रिचा ने कौन सा सॉल्यूट लिया था, क्या था वो सॉल्यूट। सॉल्यूशन बना दिया, मोलरिटी दे दी, वॉल्यूम दे दिया, बट ये नहीं पता कि ये है क्या एग्जैक्टली, क्या लिया था भाई इसने, रैंडम बॉक्स में इसको उठा लिया था। ठीक है, आगे देखो पूछा क्या गया है। बेस्ड ऑन द अबव डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द अननोन सब्सटेंस। भैया वो अननोन सब्सटेंस कौन सा होगा ये बताओ।
वही बताओ भाई कि जो सॉल्यूट होगा वो यहाँ पर कौन होगा। कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सोचना सोचो, मतलब कैसे सोचते हैं वो समझो। तुरंत देख के समझ आना भैया मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख के देखो। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? भैया ये तो होता है मोलैरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्या भैया इससे हमारी कोई हेल्प हो सकती है? देखो मोलैरिटी अपन को क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 0.25 मोलर। मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया है 5 ग्राम, वॉल्यूम भी दिया गया है 500 ml। मैंने कहा यार कुछ तो ये क्वेश्चन हमें बताना चाहता है। बचा क्या यहां पर? एक चीज, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके सर, तो अगर हमें यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए, अगर हमें यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो यहां जितने भी क्वेश्चन में दिए गए ए बी सी डी, इन सभी का हम मोलर मास कैलकुलेट करके देख लेंगे। जिसका मोलर मास इससे मैच करेगा वही सब्सटेंस होगा। समझ रहे हो? ये मोलैरिटी वगैरह हमको इसीलिए दी गई थी सारी चीज, ताकि हम यहां से मोलर मास निकाल लें, है ना। जो भी सब्सटेंस होगा उसका मोलर मास मिल जाएगा, और मोलर मास मिलने के बाद यहाँ पर जितने भी ये 4 दिए गए ऑप्शन, इनका मोलर मास निकाल के चेक कर लेंगे कि किससे मैच कर रहा है इसका, वही सब्सटेंस होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। हमें यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी कि ये इसको इधर भेज दो, बाकी सबको नीचे भेज दो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे मोलैरिटी, और इनटू हो जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वैल्यू को पुट करो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भैया? 5 ग्राम है, लो जी, इनटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी गिवन थी? 0.25, लो जी, इनटू वॉल्यूम कितना है? 500 मिलीलीटर, लो जी। क्या बात है। नीचे से ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ गए। ऊपर से फिर ये 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे से ये जीरो कट गए 2, और ये 5 से 5 कट गया, ये फिर से कट जाएगा। 5 2 10, 0 0, 5 5 ये लोग कट गया फिर से 5। ओ भाई ये तो 40 आ गया, ये तो 40 बता सिर्फ, यानी कि मोलर मास आ गया 40 यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल। अब हमें देखना है यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो दिए गए ना अलग अलग कंपाउंड्स, इनमें किसका मास 40 ग्राम पर मोल होगा। तो मोलर मास निकालना आता ना, इनका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, इनमें से किसका होगा पता लगाओ, वही सब्सटेंस होगा। निकालना आई होप आपको आता होगा। यहाँ पे एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिए भी गए, देखो कैल्शियम का 14, सोडियम का 23, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि LiOH ये है, इसका मोलर मास निकाल के देखते हैं, हो सकता है यही हो 40 आ जाए। तो लिथियम का यहाँ पे कितना एटॉमिक मास दिया गया? लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, तो एक लिथियम है तो 7 प्लस उसके बाद एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने 16 लिख दिया, प्लस एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्वेश्चन में दिया गया, आई होप आपको पता भी होगा। तो इनको ऐड कर दो भाई। ये तो भैया 24 आ रहा है मोलर मास, और क्वेश्चन में तो 40 ग्राम था, तो ये तो नहीं होगा भाई। हाँ बाय द वे ये होगा भाई बी वाला। ये देखो ये जो बी वाले में दिया गया ना NaOH, इसका मोलर मास निकाल के देखो, NaOH का निकाल के देखो भैया। सोडियम का एटॉमिक मास 23, फिर एक ऑक्सीजन है यानी कि 16, फिर एक हाइड्रोजन है 1, ये तुम्हारा 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ऐड कर लेना। ओके सर, 40 ग्राम पर मोल मोलर मास है किसका? NaOH का, और यहाँ पे भी मोलर मास जो निकला अपना वो भी 40 ग्राम पर मोल है, यानी कि जो रीचा ने वो सब्सटेंस लिया था, जो सॉल्यूट लिया था, वो कौन था? NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH था। समझ गए? क्वेश्चन आसान है, 1 नंबर का है भाई, ठीक है। जितना टाइम नहीं देना है, दिमाग नहीं लगाना, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, जितना शॉर्ट में कर पाओ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। जिसने भैया रिवीजन अच्छे से किया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या लिखा है? 2022 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन? मैंने कहा था ना भैया, जो आइडियल सॉल्यूशन है और जो नॉन आइडियल है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल्स ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। तो जिनको एग्जांपल्स याद होंगे वो समझ जाएंगे। जैसे पहला है बेंजीन एंड टोल्यून, तो ये तो भैया आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, बताया था ना, लिखाया था ना ये चीज भैया, आइडियल सॉल्यूशन के केस में होते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तीसरा आया इथेनॉल एंड एसीटोन। वाओ, इथेनॉल एंड एसीटोन, ये किसका एग्जांपल था भाई? बताओ, आइडियल सॉल्यूशन में तो नहीं था, लेकिन हमें पता है, हमने कहा था आपसे कि याद कर लो, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ये शो करता है भैया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी कि रॉल्स लॉ तो ये फॉर्म नहीं करता, ये तो नॉन आइडियल के केस में आता है।
तो यही वाला जो एग्जांपल है ना इथेनॉल एसीटोन, ये सही हो जाएगा। ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा बिकॉज ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। नॉन आइडियल में भी कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। समझ गए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो एग्जांपल्स ध्यान रखना भैया, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल के। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। वही हेनरी लॉ में पढ़ाया था। CO2 गैस को अगर तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व करना है तो बोतल को कैसे सील किया जाता है, हाई प्रेशर के अंदर, ताकि गैस उसमें डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व बनी रहे। सही आंसर हो जाए इसका डी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने, गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए गैस को हम हाई प्रेशर के अंदर उसको सील कर देते बोतल को, और CO2 गैस फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व हो जाती है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला। अरे ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे ही 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में होता क्या है, तुम्हारा जो एंथैल्पी चेंज होता है वो भी जीरो होता है ना। तो तुम्हारा वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वो भी जीरो होता है। ओके सर, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर भी जीरो होता है, बी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। समझ आ रही है ना, तो मैंने ये पढ़ाई थी आपको सारी चीज, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, CBSE 2023 में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइथर ऑफ द टू लिक्विड। एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड्स। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो इतनी जानकारी दी गई, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म हो रहे हैं, उसी में तो ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एजियोट्रोप दो तरीके के होते हैं ना, हाँ, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के केस में ऐसा होता है कि भाई ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड जो प्योर स्टेट में होते हैं उनसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर दिया गया है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म कर रहा है, हमें समझ आ गया। पूछा क्या गया, व्हेन, कब ऐसा होता है। पहला है शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, दूसरा नो डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और सी है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप भैया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन फॉर्म करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं वो, या नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल में। ये पॉइंट मैंने लिखाया था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। मैंने लिखाया था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है। और वही होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है प्योर लिक्विड से, है ना, तो वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ में आता है। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिख रहा है लार्ज नेगेटिव, पहला वाली दिख रहा है मुझे, तो यहाँ शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ये वाला सही हो जाएगा। मैं इसको कैसे समझता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ भाई कि दो लिक्विड थे, उनको मिला दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया यानी कि ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो वेपर्स बनेंगे, यानी कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो वेपर्स भी कम बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर्स कम बनेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। और वेपर प्रेशर कम किस में हो रहा था, नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव वर्ड यानी कि नेगेटिव डाउनफॉल, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये मैंने अपनी ट्रिक है याद करने की भाई, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, सीखना हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। और जो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है प्योर लिक्विड से कंपैरिजन में, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो रटने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आसानी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाले हैं उनके लिए जो सैंपल पेपर आए वहां से उठाया गया है। ये क्वेश्चन देखो आया है, समझ लो ऐसी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे आपको सैंपल पेपर का भी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। देखो भैया कितना आसान है, क्या दिया गया है, 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो क्वेश्चन ही पढ़ना है बस सही से। 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट थ्रू प्रीपेयर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास दिया गया है 70 ग्राम और सॉल्वेंट का मास दिया गया 700 ग्राम, और क्या दिया गया, हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी दी गई है 1.5 ग्राम पर एमएल, और जहां कहीं भी डेंसिटी मिल जाए, डेंसिटी से तुम वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हो, मोलैरिटी वगैरह में यूज होता है। जिन लोग मुझसे पढ़े हैं मैंने बताया था ये चीज। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द रेशियो ऑफ मोलैलिटी एंड द मोलेट, मतलब रेशियो निकालना है किसका, रेशियो निकालना है किसका भाई, रेशियो निकालना है आपको मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो क्या आएगा, मोलैलिटी अपॉन में मोलैरिटी कर दो, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। अब मोलैरिटी एंड मोलैलिटी निकालना आपको भैया आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, देखो जी सबसे ऊपर लिखना है अपन को मोलैलिटी, मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी, सीधा यहां फॉर्मूला लगाओ,
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब नीचे मोलैरिटी लिख दो, मोलैरिटी का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। यहां पर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हाँ जी सर। अब यहां पर देखो एक ही सॉल्यूशन की बात करी जा रही ना, 70 ग्राम सॉल्यूट है, 700 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही केसेस में सेम है, तो ये देखो कट जाएंगे यहाँ से, ये पूरा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कट जाएगा पूरा। ये 1000 से 1000 भी कट जाएगा, है ना। चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लेना, कट जाएगा, सेम ही आएगा। बचेगा क्या भाई? बचेगा क्या? यहाँ पे बच रहा सिर्फ 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और इधर बचेगा 1 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके में इसका होगा, तो क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर और अपॉन में होगा। भाई अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, वैल्यू भी तुम पुट कर सकते थे सीधा। आप वैल्यू पुट कर लो। वॉल्यूम कितना है भाई? है वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो दिया ही नहीं गया है। डेंसिटी दी गई है 1.5 ग्राम पर ml। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? देखो लिखा रहा हूं, लिख लो सही से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी दी गई है तुमको 1.5 ग्राम पर ml, है ना। मास कितना है? डेंसिटी किसकी दी गई है? सॉल्यूशन की। डेंसिटी किसकी दी गई है भैया? सॉल्यूशन की। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 70 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 700 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 700 प्लस 70 विच इज 770, और अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा ना यहाँ से। वॉल्यूम क्या आ जाएगा तुम्हारा? 770 और अपॉन में 1.5 मिलीलीटर। तो ऐसे तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो डेंसिटी से। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो। कितनी आई? कितनी आई भैया? ये आई 770 अपॉन में 1.5 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास तो पता है भैया, ये है 700 ग्राम्स। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? ये आगे ये हो जाएगा तुम्हारा 770 अपॉन में 1.5 इंटू 700। इसको सॉल्व कर लो। 1.5 है ना, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे इधर से, ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 11। कितना बचा यहाँ पर? ये बचा 11 अपॉन में 15। 11 को डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.733। आ गया भैया मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी। कैसे सॉल्व कर लेना, इतने आंसर आएगा अपने हिसाब से। ठीक है, रट टूट होता नहीं बतना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 0.733 देखो सी वाला सही हो जाएगा, 0.73 हो गया। सैंपल पेपर में था अभी का। तुम जितना जल्दी हो सके वैल्यू सीधा पुट करो और कर दो भाई, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी आसान सा भी क्वेश्चन है। पढ़ो एक बार बड़े ध्यान से क्या लिखा गया है यहाँ पर, बहुत आसान है। 2022 में ये पूछा भी गया था। देखो क्या है क्वेश्चन। एन अननोन गैस एक्स, एक एक्स गैस है जो कि अननोन है, ठीक है। मेरी भी एक एक्स थी, कोई एक्स थी नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो वो अननोन है आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसी एक गैस है एक्स जो कि अननोन है। इज डिजॉल्व इन वाटर एट 2.5 बार, इतने वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया इतने बार प्रेशर पर। एंड हैज अ मोल फ्रैक्शन 0.04 इन द सॉल्यूशन, उसका मोल फ्रैक्शन कितना था सॉल्यूशन में? 0.04। समझ आ गया? आगे क्या लिखा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस इज डबल्ड। अब क्या किया है तुमने? गैस वही है, ठीक है, प्रेशर को तुमने डबल कर दिया, कुछ नहीं किया, बस प्रेशर को तुमने डबल कर दिया। तो प्रेशर को जब तुमने डबल कर दिया, अब बताओ भैया उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। समझ गए? समझ गए? दो केस बन रहे हैं, समझना भैया। एक केस फर्स्ट और एक केस बन रहा है सेकंड। एक नंबर का क्वेश्चन है, तुम सीधा करोगे बट मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले केस में क्या दिया गया? एक अननोन गैस है एक्स, ठीक है, डिजॉल्व किया गया पानी में, इसका पार्शियल प्रेशर है 2.5 बार, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पहले वाले केस में कितनी दी गई है? 2.5 बार। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04, इसका मोल फ्रैक्शन गैस का दिया गया है सॉल्यूशन में कितना? 0.04। फिर आगे क्या लिखा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस इज डबल। अब भैया इसको दूसरा केस हम बना देते हैं। यहां पर क्या किया गया? वही जो प्रेशर था ना, इसको दुगना कर दिया गया, 2 टाइम, यानी कि 2 इंटू 2.5 बार। अब इसका मोल फ्रैक्शन बताना है गैस का कितना होगा जब तुमने प्रेशर डबल कर दिया।
समझ आ गया। तो जैसे ही हमें पता चला अच्छा जी गैस को डिजोल्व किया जा रहा है वो भी लिक्विड में, तो हेनरी सर को याद किया जाए, हेनरीज लॉ लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हेनरी लॉ का, ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हमें देखो सब पता है, बस के एच की वैल्यू नहीं पता, तो इसको के एच के टर्म्स में लिख लेंगे, के एच इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है जी, तो के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे के एच इक्वल टू, ठीक है, तो के एच इक्वल टू होगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है 2.5 बार है, अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है 0.04 है। ये आ गया तुम्हारा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। क्यों इक्वेशन 1 मान लिया, कुछ तो काम है, अभी समझ आ जाएगा। सेकेंड वाले केस में आ जाओ, यहाँ पे भी सेम हेनरी लॉ लगा दो, के एच इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है यहाँ पर 2 इंटू 2.5 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये पता ही नहीं, सेकंड वाले केस में हमको निकालना है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं भैया, थोड़े से अलग तरीका पता होना चाहिए, आप कुछ मत करो, क्योंकि दोनों केसेस में गैस तो सेम है, सब सेम है, बस प्रेशर अलग है। तो ये जो के एच की वैल्यू है, जो फर्स्ट वाले केस में हमने के एच इक्वल टू इतना वैल्यू निकाला, ये हमने सेकंड वाले केस में, आज समझ में आ रही, दोनों केसेस में गैस वगैरह सेम ही है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं डिवाइड अब हम, ठीक है, ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम बचा है। ओके, तो इक्वेशन 1 लिखो भैया, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लो, के एच अपॉन में के एच ही आ जाएगा, जो कि कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाला लिखो 2.5 अपॉन में 0.04, अब भैया सेकेंड वाला लिखो 2 इंटू 2.5 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि अपन को निकालना है, के एच से के एच कट जाएगा, ये 1 बचेगा तुम्हारा, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें करो, तो ये तुम्हारा आएगा यहाँ पर, ये तुम्हारा आएगा 1 इक्वल टू 2.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये आएगा तुम्हारा 0.04 इंटू 2 इंटू 2.5। कैलकुलेशन है भैया, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए मैं थोड़ा सही से नहीं कर पा रहा यहाँ पे। 2.5 से 2.5 को कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, नीचे बचेगा 0.04 इंटू 2, तो यहाँ से तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा 0.04 इंटू 2, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया, सेकंड वाले केस के लिए कितना आएगा 0.08। कैलकुलेशन नॉर्मली कर लेना, पहला वाला सही हो जाएगा 0.08। क्लियर है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखा है, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया स्टार्टिंग में कितना 2.5 ग्राम और 50 ml ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम दे दिया गया अपन को, कितना है 50 ml है, वाटर का वॉल्यूम दिया गया है, और क्या दिया है, इट गैप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल्टा टी भी दिया गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों सेम होता है डेल्टा टीवी में, ठीक है। पूछा क्या है, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ भैया, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। मैंने कहा अच्छा है, तो मैं तो यहाँ देख के समझ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को तुम ले रहे हो, वो तुम पानी में डाल रहे हो, और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करी जा रही है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ के आ रहे थे, सीधा हमने फॉर्मूला लिख दिया। हमने कहा देखते हैं इस फॉर्मूला से क्या हम फायदा निकाल सकते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ओके, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी कि इस वाले फॉर्मूला से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कब, अगर हमको केबी की वैल्यू पता है, केबी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, केबी फॉर वाटर 0.52, बहुत बढ़िया। मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, वो भी पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो, सॉल्वेंट का मास तो नहीं पता, लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम का यूज करके तुमको सॉल्वेंट का मास निकालना आना चाहिए भाई। वो निकाल लेंगे भाई, कोई बात नहीं। हमको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 50 ml। हाँ ठीक है, एक चीज बताओ, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है,
जब पानी में कुछ ना मिला हो। ये होता है 1 ग्राम पर ml। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, हाँ, इक्वल टू 1 ग्राम पर ml दिया गया। अब हमें देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो गिवन है, इसको आगे जरा सॉल्व करो, मास निकालना है अपन को, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू थी 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो गिवन था 50, तो 50 ml था ना, तो तुम ये समझ लो मास भी वाटर का गिवन था कितना, 50 ग्राम। इस तरीके से आया, हाँ शॉर्ट में बता दी मैंने जल्दी जल्दी, तो बस समझ लो 50 ml वॉल्यूम दिया गया था, इट मीन्स 50 ग्राम वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, वैल्यू को पुट कर दो, बस वैल्यू को पुट कर दो भैया, एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी को इधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो, एम बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, और अपॉन में डेल्टा टी बी ऊपर से नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी बी एक इंटू एम बी तो ऊपर भेज दिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बचा इन ग्राम्स। अब वैल्यू को पुट कर दो भैया, के बी की वैल्यू कितनी है 0.52, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 है, इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टी बी कितना है 0.52। भैया जल्दी से एग्जाम में सॉल्व करना है, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 0.52 से 0.52 कट जाएगा, 2.5 से पॉइंट उड़ाओगे नीचे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, 2 पॉइंट से कट जाएंगे, 5 2 हो जाएगा 10, और 25 इंटू 2 25 बचा, और ये 2 बचा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया यहाँ पर 25 इंटू 2 मीन्स 50 ग्राम पर मोल, कहीं है 50 ग्राम, ये रहा बी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, 20 में क्या दिया गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलल सॉल्यूशन, 0.2 मोलल, ये हम उनको मोलैलिटी दी गई है और के एफ की वैल्यू दी गई है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है हमको इसका। मैंने कहा अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट की बात आई, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू था टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मैंने कहा ठीक है, हमको सॉल्यूशन की पूछी गई है, यानी कि समझो 0.2 मोलल सॉल्यूशन है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो डेल्टा ये टी एफ है ना, ये अपन को पता करना है। टी नॉट एफ क्या होता है, हाँ कि टी एफ टी नॉट एफ क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो सॉल्वेंट का तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट पता होता है अपन को, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपन को नहीं पता, तो टी एफ की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछी गई है मैन, टी नॉट एफ की पता है, डेल्टा टी एफ की और निकाल दो, डेल्टा टी एफ की हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। अभी मुद्दा ये है अपन को डेल्टा टी एफ निकालना है, हमने कहा अभी निकालते हैं डेल्टा टी एफ। मैंने कहा डेल्टा टी एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला और था अपना, क्या था, वो था के एफ इंटू मोलैलिटी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे के एफ इंटू मोलैलिटी एम, क्योंकि इस बार मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन दिया ना 0.2 मोलल सॉल्यूशन, यानी कि मोलैलिटी तो भैया क्वेश्चन में ही दे दी गई, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्यों लिखे, डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 1.86, लिख दो 1.86 इंटू मोलैलिटी गिवन दिया क्वेश्चन में 0.2, डेल्टा टी एफ तुम्हारा आ गया यहाँ से कितना, ये आ जाएगा 0.372 केल्विन, ठीक है भाई, केल्विन बोल दो, डिग्री सेल्सियस बोल दो, डेल्टा टी एफ है ना, बात एक ही है। इस डेल्टा टी एफ की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो ये जो फॉर्मूला है ना डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, हमें ये टी एफ पता करना है, तो टी एफ को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ को इधर भेजा, माइनस हो गया, वैल्यू को पुट कर दो भैया, टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ कितना होगा, टी नॉट एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.372। अब केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो एक ही बात है, डेल्टा टी एफ है ना बिल्कुल, तो टी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 माइनस 3.72, ये आ जाएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। कहीं इसमें दिख रहा है ऑप्शन लिखा हुआ, माइनस 0.372 पहला वाला ही है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो सीबीएसई 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या है, इफ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन उसकी मोलैलिटी डबल कर दी गई, पूछा क्या गया, तब वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ओके सर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी की बात हो रही थी, केबी की, यानी कि डेल्टा टीवी इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था केबी इंटू मोलैलिटी। हाँ सर यहाँ पे ये केबी की बात करी जा रही है कि भैया इसका इस पर क्या असर पड़ेगा, मोलैलिटी तुमने कर दी कितनी, डबल,
अरे यार तो एक चीज हम बहुत भली भांति जानते हैं, नहीं जानते तो अब समझ लो, ये जो के बी होती ना भैया, मोलैलिटी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो मोलैलिटी तुम बढ़ा लो कम कर लो, केबी पर कोई असर होने का नहीं। यानी कि तुमने भले ही डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी तुमने डबल कर दी, तुम बोल रहे हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी पर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि वो मोलैलिटी पर सॉल्यूट पर डिपेंड करते ही नहीं, वो तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, केबी जो होता है सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, सॉल्यूट वगैरह से मोलैलिटी वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल का बड़ा आसान है। At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance. Osmotic pressure की बात हो रही है, क्या फॉर्मूला होता है osmotic pressure का, CRT। अच्छा I से भी मल्टीप्लाई होता है ना, हाँ तो हम जानते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर, यानी कि अगर किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, है ना। और कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और एक तुम्हारा होता है क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां कंसंट्रेशन कम हो, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो भैया ऑटोमेटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है, क्या ध्यान से पढ़ो, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, यानी कि ये वाला केस। तो भैया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला सही है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा वाला इज लोअर देन, नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है, फिर फर्स्ट वाला सही है। नॉर्मल था, फॉर्मूला है अपना वही, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 223 दो, अभी भाई देखो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था, ऑस्मोसिस पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। क्या लिखा है, एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल, श्रीवल्स पिकल। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज आपको, कि अपने घर पे जो अचार रखा जाता है ना, आम का अचार रखा जाता है, तो जब वो अचार रखा जाता है तो हम जो कच्चे आम लेके आते हैं ना, उनको अमिया बोलते हैं, हरे हरे, उनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। उससे होता क्या है, वो जो हरे हरे आम होते हैं वो पिचक जाते हैं। क्यों पिचक जाते हैं भाई, क्यों पिचक जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया क्यों पिचक जाते हैं, रीजन बताओ। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन लिखे हैं। तो रीजन भाई उसका सिंपल सा होता है, एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से होता क्या है, उसके अंदर जो वाटर, जैसे कि ये आम है, इसके अंदर जो ये वाटर भरा हुआ होता है ये बाहर निकल जाता है और ये आम सिकुड़ जाता है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, पहला है इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अरे नहीं यार, अगर आम के अंदर पानी चला जाएगा तो वो तो फूल जाएगा ना, सिकुड़ क्यों जाएगा। इसमें लिखा ना श्रीबल्स, यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़ जाता है। बट अगर पानी चला जाएगा तो फूल जाएगा ना, सिकुड़ क्यों जाएगा, तो ये तो गलत है कंप्लीटली। दूसरा क्या है, इट लूजेस वाटर, पानी को छोड़ता है, ये बात सही है, पानी को छोड़ता है, ये बात सही है, पानी बाहर निकल जाता है तो वो पिचक जाता है, बिल्कुल। लेकिन आगे क्या लिखा है, ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं यार, रिवर्स ऑस्मोसिस में तो नहीं बताया था मैंने, ये गलत ऑप्शन हो गया। सी वाला है इट गेन्स वाटर, गेन्स वाटर देख के गलत है ये। डी वाला है इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, यस, ये वाला सही हो जाएगा। ऑस्मोसिस की वजह से उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाता है जो लिक्विड होता है और वो पिचक जाता है। तो ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन गए, दो से एक पार्टिकल बन गया। ओके सर, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल, एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा वो कैसा होगा, तो मैंने बताया था एसोसिएशन के केस में ज्यादा ऑब्जर्व होता है फिर कम होता है। बंसोट लेक्चर देखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे ये। तो देख रहे हो भाई, इसका आई की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही ना इसमें देखो मैंने बताया था इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम ऑब्जर्व हो रही है। देखो बाद में जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम ऑब्जर्व हो रही है, इट मींस इसका मोलर मास तुम्हारा कैसा ऑब्जर्व होगा, ज्यादा। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड विल इंक्रीज, एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा मिलता है। अब जिन्होंने बंसोट देखा होगा उन्हें तो ये चीज पता होगी, और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो कोई बात नहीं, याद कर सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा होता है। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, उल्टा पूछ सकते हैं एग्जाम, एसोसिएशन के केस में बताओ या फिर डिसोसिएशन के केस में बताओ। तो क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में आता है, 2025 में पूछा गया था, अभी देख लो।
ये 2024 में देखो पूछा गया है। वेंट हॉफ फैक्टर फॉर Na2SO4 into 10H2O सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीट। ओके सर, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन है ना Na2SO4 into 10H2O लग रहा है, तो H2O से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अगर ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा, Na2SO4 वैसे है क्या, Na2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, क्वेश्चन में दिया गया पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है। तो भाई ये किस में टूटेगा, Na प्लस आइंस में टूटेगा, प्लस SO4 2 माइनस आइंस में टूटेगा। अब यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2Na प्लस आइंस होंगे। तो देखो स्टार्टिंग में कितने पार्टिकल्स थे, कितने मोल पार्टिकल्स थे, एक, वापस कितने बनेंगे 2Na प्लस SO4 है, तो यहाँ कितने हो गए 3 हो गए। आई की वैल्यू जरा पता करो, यहाँ पर पूछा क्या है वैसे क्वेश्चन में, वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई की वैल्यू बताओ। आई की वैल्यू क्या होती है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एसोसिएट या डिसोसिएट हुए कितने हैं, डिसोसिएट होने 3 पार्टिकल्स है फाइनली, 3। स्टार्टिंग में कितने थे, 1 थे, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, भाई ये थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एग्जाम में आ जाएंगे ना तो बच्चे फिर कर नहीं पाते, कंफ्यूज हो गए भैया। तो देखो क्या क्या लिखा गया है, इफ वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एक्को सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू 1.09 है वेंट ऑफ फैक्टर की, वाई की है 0.9 और जेड की है 2.6, यानी कि जेड की सबसे ज्यादा वेंट ऑफ की वैल्यू है और जेड के बाद फिर एक्स की सबसे ज्यादा है और एक्स के बाद वाई की है। अब यहाँ पे बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट, इसमें तो बताओ कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमको आई की वैल्यू कुछ ऐसे दी गई है, वेंट ऑफ फैक्टर की, वेंट ऑफ फैक्टर की हमको वैल्यू दी गई है, सबसे ज्यादा किसकी दी गई है, जेड की, जेड की आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जेड के बाद एक्स की है और एक्स के बाद वाई की है। पहला अपन को दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट के केस में भैया, ठीक है। तो यार बॉइलिंग पॉइंट के केस में तुम्हें पता है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, समझ रहे हो ना। ये जैसे फॉर्मूला था आपका डेल्टा टीवी इक्वल टू, सबसे पहले हम आई लिखते थे ना, आई से मल्टीप्लाई करते थे, आई इंटू के बी इंटू एम। तो जो डेल्टा टीवी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, पानी कितना तुम्हारा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा तुम्हारा सॉल्यूशन का, तो यहां पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एलिवेशन हो रहा ना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन था ना, ठीक है भाई। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब याद करो फ्रीजिंग पॉइंट वाला, उसमें क्या था, उसमें था तुम्हारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, आई इंटू के एफ इंटू एम। बट यहां जो डेल्टा टी एफ था ये एलिवेशन नहीं था, यहां पर था डिप्रेशन, याद है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट उतना, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट उतना तुम्हारा कम होगा, समझ गए, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, बिकॉज यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ आई बात, समझ आई बात। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यहां पर आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लेकिन डेल्टा टीबी यहां पर है क्या, एलिवेशन। तो यहां जितनी ज्यादा आई की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट के केस में देखो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीएफ, यानी कि यहां आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो पहले यहां पर देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला केस दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट वाला केस देखो जरा। बॉइलिंग पॉइंट में हमें पता है आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। आई की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, जेड की, तो हम लिखेंगे जेड की भैया सबसे ज्यादा वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट की। जेड के बाद कौन आएगा, एक्स, एक्स के बाद है। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो ये वाला सिस्टम बनेगा, और यहाँ पर ए वाले में जो बॉइलिंग पॉइंट का सिस्टम दिया गया ये गलत है, सही नहीं है। जेड आया फिर एक्स आया फिर वाई आया। फ्रीजिंग पॉइंट वाला देखो, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, उल्टा है। फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा है, आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है जिसकी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, जेड की है, तो जेड का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, साइन बदल दो। जेड के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी, आई की, एक्स की थी, तो उसके बाद एक्स आ गया है ना, और सबसे कम आई की वैल्यू किसकी थी बाई की थी, तो बाई का सबसे ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, समझ गए। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में ये वाला सही होगा। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में यही है क्या, जेड से ज्यादा है एक्स का, देखो यही है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
बी वाला मिल गया पहले सही वाला, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बस एक चीज़ है, फॉर्मूला आपको सही से क्लियर होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, यानी कि शुगर तुम्हारा सॉलिड होता है, सॉलिड को तुम वाटर में डिजोल्व कर रहे हो एट रूम टेम्परेचर, सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस दिस सॉल्यूशन ऑफ शुगर विल बी द मोस्ट, यानी कि शुगर ज्यादा डिजोल्व पानी में किस कंडीशन पर होगा। चार कंडीशन दी गई है अपन को। पहला देखो, पहला केस क्या है, शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, ना जी ना। जब तुम शुगर यानी कि सॉलिड, शुगर सॉलिड होती ना, और उसको तुम पानी में डिजोल्व कर रहे हो, तो जब तुम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हो, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यहां पर कोल्ड वाटर बोला जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम, तो ये तो गलत हो गया भाई। टेम्परेचर को कम करने से डिसोल्यूशन बढ़ेगा नहीं, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं। दूसरा देखो क्या है, शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, ये सही है। चीनी के टुकड़े ले लो और उनको गर्म पानी में मिलाओ, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, बट आगे और पढ़ के देखते हैं। हमसे ये पूछा गया सबसे ज्यादा, सबसे स्पीड में डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी द मोस्ट रैपिड, सबसे फास्ट तरीके से, सबसे फास्ट किस केस में शुगर आपका डिसॉल्व होगा पानी में। मैंने पहले थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा सा गलत बता दिया था। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है सबसे फास्ट शुगर पानी में डिसॉल्व किस केस में होगी। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना फटाक से आपकी शक्कर, चीनी पानी में डिसॉल्व होगी। टेम्परेचर वाला तो है भाई, तो गर्म पानी तो सही है। आगे देखते क्या है, सी लिखा है पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर नहीं भाई, कोल्ड वाटर वाले तो हटा दो, गलत है। इनमें से एक होगा, या तो बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। अब देखो बी वाले केस में शुगर का तुम्हारा क्या है, क्रिस्टल्स हैं, उसको तुम हॉट वाटर में डालो, और डी वाले में पाउडर्ड शुगर है। तो पता है ना, पाउडर्ड जो होता है यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा मिल जाता है तो हॉट वाटर के केस, हॉट वाटर जो है आपका वो ज्यादा कांटेक्ट में आ पाएगा शुगर के, ठीक है। तो यहां पर सबसे फास्टली शुगर पानी में डिसॉल्व होगी किस केस में, डी वाला जो केस है आपका, ठीक है। पाउडर्ड लो भाई शुगर और हॉट वाटर होगा तो सबसे फास्टली आपका शुगर पानी में डिसॉल्व होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बी हैव 3 एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ NaCl लेवल्ड एज A, B, C और इनका कंसंट्रेशन है। NaCl आपका एक्वा सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है। A में 0.1 मोलर है, B में इतना है, C में इतना है। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ। तो यानी कि वही पूछा गया है, जो आई है ना, आई और कंसंट्रेशन का क्या कोई आपस में संबंध है कि भाई जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पता चले आई की वैल्यू भी ज्यादा है या फिर कम है, ऐसा कोई रिश्ता है क्या इनके बीच में। तो भाई ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं रहता भाई। भले ही पहले वाले केस में आई की वैल्यू ये है, सॉरी पहले वाले केस में भले ही कंसंट्रेशन 0.1 है, दूसरे वाले में 0.1 है, 0.01 है, तीसरे वाले में 0.001 है। कंसंट्रेशन भले ही अलग हो लेकिन तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन तो सेम है ना, वो है NaCl का। तो आई की वैल्यू तीनों केसेस में इक्वल होगी, कंसंट्रेशन अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। ये जो NaCl है ना भाई, NaCl है ना जो, ये टूटेगा भैया Na प्लस साइंस में प्लस Cl माइनस में, तो इस पे डिपेंड करेगी आई की वैल्यू। जो वेंट ऑफ फैक्टर है आई, वो इस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है। तो कंसंट्रेशन भले ही अलग अलग हो, आई की वैल्यू तीनों केसेस में सेम रहेगी, बिकॉज NaCl सॉल्यूशन ही है तीनों में। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है आई कंसंट्रेशन से कोई उसका मतलब नहीं होता है। आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, NaCl है ना सभी केसेस में, तो सेम रहेगा। अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 क्या है यहाँ पर, हाँ ये रहा 29 क्वेश्चन। लिखा है हाउ मच इथाइल एल्कोहल, यानी कि वही इथाइल एल्कोहल आपका C2H5OH वाला, मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम दे दिया गया है, सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। हमको ऐसा बोला जाए, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, बड़े प्यार से देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही ना, इथाइल ग्लाइकोल ऐड कर रहे हो है ना, हाँ फ्रीज वाली बात हो रही। तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है आपका T0F माइनस TF। अब हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट -14 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपन को दे दिया गया है ना, ओके। और T0F तो पता ही होगा भाई, वाटर में मिक्स कर रहे हैं ना, तो ये वाटर का कितना होता है T0F, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा TF मिल सकता है। बस ये पूछा गया कि इथाइल
इथाइल अल्कोहल हम कितना ऐड करें 1 लीटर वाटर में कि उसका जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है वो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो एक और फॉर्मूला पढ़ाता है, याद करो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलैलिटी यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इस वाले फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये पूछा कि कितना एथाइल ग्लाइकोल ऐड करें, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, ये निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट ये निकालना है। तो यहां से फर्स्ट वाले से हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले केस में हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे एंड अब उनको ये मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी मिल जाएगा। समझ आ गया? सॉल्व कर लें फटाक से फुल स्पीड में, मेरे को भागना है जल्दी से, जिम टाइम हो गया, बट हम इसको फटाक से सॉल्व करते हैं फुल स्पीड में। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी नॉट एफ कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना सर, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बिल्कुल। तो हमने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ। टी एफ कितना होगा यहाँ पे सॉल्यूशन का, इसने कितना बोल दिया था, -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, इतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाए। ठीक है, तो ये -14 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में गिवन था, -14 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आ गया तुम्हारा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। हमको क्या निकालना है, ये मास ऑफ सॉल्यूट कि भाई कितना सॉल्यूट हमें ऐड करें, जैसे कि आपका वही फ्रीजिंग पॉइंट -14 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और डेल्टा टी एफ हमने इसके लिए निकाल ही लिया। तो डब्ल्यू बी को तुम उधर ही रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। हाँ जी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू ये, और अपॉन में जो ऊपर वाले थे ये के एफ वगैरह ये नीचे चले जाएंगे, के एफ इंटू 1000। ऐसे तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। अब इसके लिए तुम्हें डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि पता है 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तुम्हें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास पता है, नहीं पता, 1 लीटर ऑफ वाटर, बस हमको वॉल्यूम पता है। ठीक है, और यहाँ पे के एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, के एफ की वैल्यू खैर दी गई है 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब चलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो भाई। इथाइल अल्कोहल है ना, यानी कि C2H5OH। अभी हमने इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना अपन लोगों ने, इसका मोलर मास कितना आया था, मोलर मास निकालो इसका। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, 2 कार्बन है ना, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 5 हाइड्रोजन है, 5 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस एक ऑक्सीजन आया 16, एक हाइड्रोजन और बचा था 1, तो यहाँ से मोलर मास इसका निकल के आएगा 46 ग्राम पर मोल। पिछले अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैंने निकाल के बताया तो मोलर मास की वैल्यू पता है। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। हमको दिया गया है 1 लीटर वाटर, तो भैया 1 लीटर वाटर का मतलब कितना मास हो जाएगा, है डेंसिटी 1 ग्राम पर, तो मैं सीधा बता रहा यार, 1 लीटर वाटर यानी कि होता है 1000 ml। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा 1 लीटर वाटर, तुम ध्यान रखो 1 लीटर वाटर यानी कि 1 किलोग्राम। ठीक है, इसको तुम उसमें ग्राम में कर लो तो 1000 ग्राम वाटर, ये मास में डायरेक्ट बता दिया, वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था वहाँ से निकाल सकते हो, या तुम यहाँ से रखो। प्योर वाटर है तुम्हारा 1 लीटर वाटर यानी कि 1 किलोग्राम वाटर, ग्राम में कर लो 1000 ग्राम, ये तुमने मास निकाल लिया। मैंने डायरेक्ट करा दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे करके निकाल सकते हो, ठीक है, पर डायरेक्ट निकाल दिया। अब वैल्यू को पुट कर दो यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ कितना निकाला 14 डिग्री सेल्सियस, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 46 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला 1000 ग्राम्स, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू 1000, 1000 से 1000 कट गए, बिल्कुल। इसको भी तुम देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको तुम कट कर दो, 2 जीरो लग गए ना ऊपर, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 346.23 ग्राम। ये तुमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, इतना भाई सॉल्यूट चाहिए होगा। अब इसके देखो ऑप्शंस देखो क्या है भाई, ऑप्शन में तो 7.5 मोल्स में दिया गया है
तो आप मास से मोल्स निकाल सकते हो। हालांकि मैंने ये डेराइव्ड वाला फॉर्मूला लगा दिया था, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट कोई नहीं, अपने हिसाब से भाई, ठीक है। मास पता है और मोलर मास भी पता है सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखो, एक मिनट को इधर पे लिख देता हूँ। देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन को पता ही है, इस क्वेश्चन में कितना था, 46 ग्राम पर मोल। हमने गिवन मास भी निकाल लिया सॉल्यूट का, कितना आया, 346.2 ग्राम। ये लो जी, 346.2 ग्राम। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। मैंने यार नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता था, बट मैंने भाई क्वेश्चन रट के नहीं आते थे पहले से इसलिए हो गया, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तुमको, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 346.2 और अपॉन में 46, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 346.2 डिवाइड बाई 46, ये आएगा तुम्हारा 7.52 आ गया। देखो 7.52, यानी कि इतने मोल तो तुमको सॉल्यूट के चाहिए होंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो तुम्हारा है -40 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 7.52 आ गया। तो इसमें 7.52 कोई ऑप्शन है तो क्या, देखो ए वाला है 7.5, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा डेराइव्ड फॉर्मूला जो था मास ऑफ सॉल्यूट उस तरीके से निकाला, तुम डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तरीका वही है। तो ये क्वेश्चन 29 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सैंपल पेपर का ही है। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर था ना फॉर द सेशन 2025-26, अभी जो एग्जाम दोगे उसके लिए, उसी क्या है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। देखो असर्शन क्या लिखा है, केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू एंश्योर दैट सॉल्यूशंस दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया था ना, कि जो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, या कहें तो जो कंसंट्रेशन होता है, उसी कंसंट्रेशन का, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर का, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का हम कोई दूसरा लिक्विड अपना जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पर भेज सकते हैं। जो अपनी ड्रिप वगैरह भी लगती है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर कम ज्यादा कर दिया तो जो रेड ब्लड सेल्स है या तो वो सिकुड़ जाएंगी, आप मतलब सिकुड़ जाएंगी, या फिर फट जाएंगी, फूल जाएंगी, सूज जाएंगी, समझ रहे हो। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए, वही लिक्विड हम ब्लड स्ट्रीम में भेज सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। रीजन पता ही है, ऑस्मोसिस, है ना। तो ये असर्शन बिल्कुल सही बात लिखा गया, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया भी था वन शॉट में। आगे क्या रीजन क्या लिखा है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप समझ गए ना, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस हो जाएगी प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस होगी तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने बताया था। तो भाई देखो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा अलग रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ, तो या तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं या तो वो फट सकती हैं या फिर सिकुड़ सकती हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो रीजन इसका क्या लिखा है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउट। भाई ये पॉइंट तो बिल्कुल सही लिखा है कि सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। लेकिन जो पहले वाला जो असर्शन था, इसका ये रीजन सही नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन पहले वाले का ये रीजन नहीं है करेक्ट। पहले वाले का करेक्ट रीजन यहाँ पर लिखना चाहिए था ऑस्मोसिस वगैरह, कि भाई अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो ऐसा हो सकता है, हाइपोटोनिक होता है तो ऐसा, वैसा कुछ लिखा हो तो ठीक है। तो असर्शन या रीजनिंग दोनों क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन ये रीजन सही स्टेटमेंट नहीं है असर्शन का, रीजन इसका कुछ और है। तो यहां पर इसका कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट करिए। एंड अगर आपने वन शॉट लेक्चर नहीं देखा सॉल्यूशन चैप्टर का तो जरूर देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं। और एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट हो गए, एक्सरसाइज हो गए, सभी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। आप जरूर सॉल्व कर लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ क्वेश्चन की, उसके बाद ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा फास्ट बोला है सारी चीज़, है ना। तो बढ़िया है। और कुछ डाउट हो पूछना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।